हेलो एवरीवन, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछले दिन शुरू किया हुआ था एक मॉक टेस्ट का सीरीज, आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो होने वाला है वो मैथ्स का ही होने वाला है। मैथ्स का एक मिनी मॉक होने वाला है जहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। अलग अलग चैप्टर से जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं नए दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये वीडियो है वो हम लोग ऐसे टारगेट कर रहे आने वाले आसाम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दैट इज एडीआरई को। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो दैट इज बैंक का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, जहां पे क्वांट्स आता है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं एसएससी, बैंक और एडीआरई तीनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होगा, अच्छा मैं एक बार वो अपना प्रोसेस बता दूं कि प्रोसेस यही होगा। हम लोग 10-10 क्वेश्चंस के छोटे छोटे मॉक टेस्ट के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का प्लेलिस्ट या फिर इस प्लेलिस्ट का यही उद्देश्य है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम लोग टारगेट करें मॉक टेस्ट के हिसाब से। अब मॉक टेस्ट एक वीडियो में पूरा मतलब 150 क्वेश्चन लेके या फिर मैथ्स का 30 क्वेश्चन लेके टारगेट अगर करने जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके अलग अलग सीरीज यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपने पहला वीडियो देखा होगा। तो ये रहा आज का दूसरा वीडियो और दूसरे वीडियो का भी ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए एवरेज का दिख रहा होगा आपको। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30. What will be the new average if one of the number is increased by 30 and 5 of the rest decreased by 4? कभी भी अगर किसी भी ग्रुप का एक एवरेज है, उसमें अगर मैं कुछ इंक्रीज करूं या कुछ मैं डिक्रीज करूं तो एवरेज भी उस हिसाब से डेविएट होता है। अगर मैं किसी भी नंबर को इंक्रीज करता हूं तो एवरेज बढ़ जाएगा, अगर मैं किसी भी नंबर को थोड़ा डिक्रीज करता हूं तो एवरेज भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर एक बार इंक्रीज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स थे। टोटल कितने नंबर्स थे? 10 नंबर्स थे। उनका एवरेज कितना था? 30 था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज करने से सम आ जाता है। इसका मतलब मैं इस पूरे नंबर्स का जो सम था, सम ऑफ द नंबर्स, वो निकाल सकता हूं। सम ऑफ द नंबर्स यहां पे कितना है? 300। मतलब पहले 300 था। अब क्या हो रहा है, किसी भी एक नंबर को आउट ऑफ द 10 नंबर्स मैं किसी भी एक नंबर को 30 से बढ़ा देता हूं, इंक्रीज बाई 30। तो चलिए प्लस 30। अच्छा, और 5 अलग अलग नंबर्स को मैं क्या करता हूं? 4 से घटा देता हूं। 5 अलग अलग नंबर्स को मैं 4 से घटा देता हूं। तो टोटल कितना मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं? 5 नंबर, हर एक नंबर 4-4 से घट जाएगा तो 5 into 4 दैट इज 20। तो टोटल डिक्रीज यहां पे कितना का हुआ? 20। ठीक है, पहले जो मेरा सम 300 आ रहा था, अभी मेरा वही सम कन्वर्ट होके कितना बन गया देख लेते हैं। 300 प्लस 30 दैट इज 330 माइनस 20 दैट इज 310। इतना तो क्लियर है। अभी आपको पूछ रहा है कि नया वाला एवरेज कितना होगा, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। नंबर्स तो अभी भी 10 है क्योंकि बस मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूं, कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, मतलब टोटल 10 नंबर्स। उनका सम कितना है? 310। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 310 डिवाइडेड बाय 10 करने से कितना हो जाता है? 31। तो 31 विल बी द न्यू एवरेज। ठीक, ऐसे आप इसको कर सकते हो। इसी के साथ थोड़ा और मतलब अलग तरीके से अगर इसको सोचना चाहे तो इतना रख लेते हैं कि सम तो चलिए 300 था, अब हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। मतलब जो डेविएशन है डायरेक्टली उसको देखेंगे। तो डेविएशन देखिए कितना का? प्लस का 30 और माइनस का 20। तो ओवरऑल जो डेविएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्लस का 10। अब मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बोला था, कभी भी अगर नंबर पे कुछ इंक्रीज होता है तो एवरेज भी इंक्रीज होगा, अगर नंबर पे कुछ डिक्रीज होता है तो एवरेज भी डिक्रीज होगा। तो देख लेते हैं टोटल जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10 का हो रहा है। मतलब जो टोटल सम में जो डेविएशन है कितने का है? 10 का है। अब ये 10 नंबर हर एक 10 अलग अलग नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट इज 10/10। मतलब हर एक नंबर पे कितना का डिस्ट्रीब्यूशन? 1-1 का डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 10 है इनका अलग से अगर एवरेज निकालना हो, टोटल 10 आर्टिकल्स, तो 10/10 दैट इज 1 का एवरेज। तो कितने का एवरेज इंक्रीज कर रहा है? 1 का कर रहा है। पहले एवरेज कितना था? 30 था, तो अभी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप डायरेक्टली 10 आर्टिकल्स पे 10 का इंक्रीज,
मतलब 1 के एवरेज में इंक्रीज, तो 30 से बढ़ के एवरेज अभी हो गया 31, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जब थोड़े ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब जाके ना ये प्लस इंटू माइनस करना थोड़ा मतलब लेंदी हो सकता है, तब आप लोग डायरेक्ट ये डेविएशन देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में दो टाइप के फिगर्स होते हैं, दैट इज 2D और एक होता है 3D। 2D मैथमेटिकल फिगर और 3D मैथमेटिकल फिगर्स। तो इसमें जो है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल 2D होता है, 2D इमेज होता है या फिर 2D फिगर होता है। इसका पेरीमीटर आपको निकालना आना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे एरिया भी बोला हुआ है, मतलब आपको एरिया भी आना चाहिए। सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मैं साइड में लिख रहा हूं इधर। अच्छा चलिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। बस ये दोनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 138 मीटर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 7 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर मेरे को पता है कि 138 मीटर्स है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l प्लस बी, ये लिख सकता हूं। पेरीमीटर दिया हुआ है 138 इक्वल्स टू 2l प्लस 2l प्लस बी। चलिए, तो 138 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना हो जाता है, 69। 69 इक्वल्स टू l प्लस बी। एक तो इक्वेशन ये मेरा आ गया 69 इक्वल्स टू l प्लस बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो l प्लस बी इक्वल्स टू 69। ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1। अब क्या दिया हुआ है, जो डिफरेंस है लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर्स है। तो एक और यहाँ पे ऑपरेशन या फिर इक्वेशन आ जाएगा, l माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 7। ये था मेरा इक्वेशन 2। बस अभी क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद यहां से l और b का जो है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखते हैं एक बार। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करना आता होगा आपको, हम लोग एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। इसका मतलब क्या, इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को आप माइनस कर दो, माइनस, तो यहाँ पे साइन कन्वर्ट हो गया प्लस, यहाँ पे भी साइन कन्वर्ट हो गया माइनस। l माइनस l करने से तो कैंसिल, b प्लस b करने से तो 2b, 2b इक्वल्स टू 69 माइनस 7 करने से कितना हो जाता है, 62। तो यहां से देखिए b का वैल्यू निकल रहा है, b का वैल्यू कितना, 31। चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा 31। b का वैल्यू कितना आया, 31। अभी अगर आपके पास b का वैल्यू है, किसी भी एक इक्वेशन में आप b के वैल्यू को प्लेस करो तो l का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए b का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 31 प्लेस करता हूं तो l इक्वल्स टू कितना, 69 माइनस 31। l इक्वल्स टू कितना, 69 माइनस 31, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38। चलिए, तो l इक्वल्स टू कितना, 38, b इक्वल्स टू कितना, 31। बस ये दोनों तो मेरा निकल गया। यहाँ पे जो भी था, l था लेंथ 38, ब्रेथ कितना, 31। पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता था यहाँ पे, तो एरिया इक्वल्स टू व्हाट, एरिया इक्वल्स टू l इंटू बी, दैट इज 38 इंटू 31। जो भी आंसर आएगा वही होगा। तो 38 इंटू 31 करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, 38 इंटू 31, तो 38 इंटू 30 कर दो, तो 38 इंटू 30 30 90, और यहाँ पे 8 8 18 108, तो 10,800, ठीक है, सॉरी 1,800। उसके बाद 1178, ये आना चाहिए। देखते आता है या नहीं। चलिए कर लेते हैं, 38 इंटू 31, 1 इंटू 8 8, 1 3 3 27, 7, फिर बचा 2 9 11, 1178। हाँ यही आ रहा था, 1178, 1178। चलिए मल्टीप्लाई करना है, वो तो इजी बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। 1 लाइन का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, 2 लाइन का भी कर सकते हो, मेंटली सोच के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले पेरीमीटर पता था, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखा, यहां से ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला इक्वेशन कहां से आया, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है, l माइनस बी का डिफरेंस इतना दिया हुआ है। अब दोनों इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करता हूं तो 2b इक्वल्स टू 62, b का वैल्यू आ गया 31। अब अगर b का वैल्यू 31 आता है, इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी आप b को प्लेस करो तो l का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां पे मैंने b का वैल्यू प्लेस किया 31,
तो L इक्वल्स टू 69 माइनस 31 दैट इज 38। तो L का वैल्यू 38, B का वैल्यू 31, एरिया का वैल्यू L इंटू B, 38 इंटू 31 करेंगे तो 1178 विल बी द आंसर। तो 1178। चलिए स्क्वायर मीटर्स। अगला, व्हाट इज द HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3/4, 4/5 एंड 7/16? आपको HCF निकालना आता होगा, आपको LCM भी निकालना आता होगा, लेकिन HCF ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का, या फिर एक फ्रैक्शन नहीं, किसी भी फ्रैक्शन का जब हम लोग HCF निकालते हो तो कैसे निकालते हैं? HCF ऑफ न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे करते हैं। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन का जब हम लोग HCF निकालते हैं तो न्यूमरेटर का हम लोग HCF करते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का हम लोग LCM करते हैं। अगर आपको इसी का LCM निकालना होता तो न्यूमरेटर का हम लोग LCM करते, मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, HCF ऑफ क्या क्या, न्यूमरेटर्स में क्या क्या है देखो, 3 है, 4 है, 7 है, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 4, 5 एंड 60, 4, 5 एंड 60 ये है। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आपके ऊपर है, आपको HCF निकालना आता होगा। मैं वहां पे अभी बेसिक में तो नहीं जा रहा कैसे HCF निकालते हैं। 3, 4 और 7 में देखिए कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो HCF कितना हो जाएगा 1। अच्छा, 4, 5 और 60 का LCM देख के ही पता चल रहा है, सबसे बड़ा वाला नंबर 60, क्योंकि 60 5 का भी मल्टीपल होता है, 4 का भी मल्टीपल होता है और 60 का तो होता ही है, तो 1/60। तो 1/60 विल बी द आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था, ये बस फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला लिख के दिया। अब इसको नोट कर सकते हो। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे भी थोड़ा और स्टैंडर्ड हो जाएगा अगला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट भी देना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ढूंढ के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं। अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, कोई भी एक डीलर है वो आपको बताता है कि वो कॉस्ट प्राइस में सामान को बेच रहा है। होता है ना, आप दुकान में जाते हो, बोलता है अरे दीदी जिनिसटा লই লাও, আমি তো সেম দামে কিনছি, আমার 100 টাকায় কিনা আমি তোমার 105 টাকায় দিলাম, মাত্র 5 টাকা प्रॉफिट कर रहा हूं, আমি তোমার 100 টাকার জিনিস 100 টাকায় দিলাম। कभी कभी वो बोलते हैं ना ऐसे, ताकि वो आपको उसका सामान आप खरीद लो। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी बिजनेस पर्सन खुद से चाह के अपना लॉस करवाएगा? नहीं करवाएगा। तो वो क्या करता है, उस लॉस से बचने के लिए जब वो आपको ऐसा शो करता है कि वो अपना सामान को कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर रहा है, तब वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वेट में थोड़ा बहुत चीटिंग करता है। अब वो चीटिंग करने के कारण, वेट में चीटिंग करने के कारण उसका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इस टाइप का यही वाला क्वेश्चन था। अब देखिए हो क्या रहा है, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस में ही सेल करता हूं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, uses 950 grams instead of 950 grams weight for 1 kg, 1 kg के बदले आपको वो 950 ग्राम का सामान देता है। तो चलिए, आपको देना चाहिए था 1 kg, 1 kg मतलब क्या, 1000 ग्राम, बट वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कितना, 950 ग्राम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपसे पैसा कितना सामान के लिए ले रहा होगा, 1000 ग्राम के लिए ले रहा होगा, मतलब 1 kg के लिए ले रहा होगा। लेकिन आपको सामान कितने रुपए का प्रोवाइड कर रहा है, वो 950 ग्राम का प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, 1000 रुपए के लिए सामान लिया, पैसा लिया, उसके बदौलत वो आपको 950 रुपए का सामान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे। पैसे में प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 50 ग्राम का वो प्रॉफिट कर रहा है, 50 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। अब कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट अपना किस पे कैलकुलेट करता है, अपने एक्सपेंसेस पे कैलकुलेट करता है, मतलब वो जितना प्रोवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे वो प्रोवाइड कितना कर रहा है आपको, 950 ग्राम्स, 50 का प्रॉफिट आउट ऑफ 950 ग्राम, बस 50 का प्रॉफिट आउट ऑफ 950 ग्राम्स, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए into 100, बस। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। काट लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। 500 डिवाइडेड बाई 95, 500 डिवाइडेड बाई 95 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.26। अब ये डायरेक्टली मेरे को नहीं पता था, 500 डिवाइडेड बाई 95 ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते थे,
देखिए ये वाला अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 1/19 होता है ना, 1/19। अब 1/19 जो फ्रैक्शन होता है ना, इसका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए था। तो 1/19 का होता है 5.26, 5.26। तो 1/19 इंटू 100 दैट इज 5.26 परसेंटेज। मेथड क्या था, 1000 के बदले 950 आपको प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं 50 ग्राम का उसका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अपना एक्सपेंसेस पे कैलकुलेट करेगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100 इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से पहले देखो, स्क्रीनशॉट लेके रख देना, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं इस बार एग्जाम में अगर थोड़ा लेवल वो अप करना चाहे तो इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। A shopkeeper cheats to a certain extent of 5% while buying. आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ठीक, सॉरी मैंने मोबाइल यूज कर लिया। A shopkeeper cheats to the extent of 5% while buying and 10% while selling. By using false weight, what is his actual profit percentage? चलिए, अब ये जो शॉपकीपर है वो चीटिंग करता है। सबसे पहले तो वो जब सामान को कहीं से खरीद रहा था तब चीटिंग कर रहा था, जब सामान को कहीं पे बेच रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है। कैसे चीटिंग करता है वो फॉल्स वेट के जरिए चीटिंग करता है, फॉल्स वेट के जरिए, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे 1001 केजी के बदले आपको 950 ग्राम दे रहा था ना, उस हिसाब से वो चीटिंग कर रहा है। लेकिन इस बार वो दो जगह पे चीटिंग करता है। पहले तो वो कहीं से सामान खरीद रहा था, मान लेते हैं कि होलसेलर से वो सामान खरीद रहा है, फिर वो कस्टमर को ऐसे आगे बेच रहा है। तो जब वो खरीद रहा था तब भी उसने चीटिंग किया, जब वो उसने बेचा तब भी उसने चीटिंग किया। चीटिंग कितने का, खरीदने के टाइम 5% का और बेचने के टाइम 10% का चीटिंग। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं इसको। सबसे पहले तो आप सोच लो किसी भी सामान का दाम कितना है, 100 रुपए। कितना रुपए, 100 रुपए। चलिए एक सामान है, उसका दाम है, एक्चुअल जो उसका प्राइस है वो है 100। चलिए एक्चुअल उसका प्राइस कितना है, 100। 5% इधर और इधर हो गया 10%। सामान का एक्चुअल दाम मान लेते हैं 100, ये मैंने अज्यूम किया। अब उसने वेट पे चीटिंग किया ना, तो कहीं ना कहीं 100 के बदले वो कितना लेके आ रहा है अपने घर, 105। 100 के बदले वो कितना लेके आ रहा है, 105 होगा। तो ये अगर वेट में चीटिंग कर रहा है तो उसको लेना था 100 ग्राम, उसने ले लिया 105 ग्राम, तो 5% कैलकुलेट किस पे होगा, 100 पे ही होगा ना। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करने से 5% होता है, तो हो गया 5% का चीटिंग यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब वो क्या करेगा, इसी सामान को जो कि एक्चुअली में 100 का था, या फिर हम कह सकते हैं 100 रुपीज का था, या फिर कह सकते हैं 100 ग्राम था, कुछ भी कह सकते हो, जिसका वैल्यू 100 होना चाहिए, जब उसने इसको आगे मार्केट में सेल किया तो उसने फिर से चीटिंग कर दिया। चीटिंग कितना का किया, 10% का। अब ये वाला सामान वो आगे सेल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर 100 ग्राम सामान है वो कस्टमर को 90 प्रोवाइड कर रहा है। 100 ग्राम के बदले वो कस्टमर को अगर 90 प्रोवाइड करता है तो कितना चीटिंग, कितना का हो रहा है, 10 का चीटिंग किस पे, 100 पे। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करने से भी 10% होता है, तो हो गया। देखिए ये भी 5%, ये भी 10%, खत्म। अच्छा, अभी अपने को आंसर निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, उसको मिला टोटल 100 के बदले 105, उसने टोटल प्रोवाइड किया 100 के बदले 90, तो कहीं ना कहीं 105 उसके पास आया था, लेकिन उसने प्रोवाइड कर दिया 90, उसने प्रोवाइड कर दिया 90 और उसके पास आया था 105। तो कितने का प्रॉफिट, टोटल 15 का प्रॉफिट ना, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो कितना, 15 का उसके पास प्रॉफिट हो रहा है। 15 का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो उसने आगे दिया, जो उसका एक्सपेंसेस था। 90 के बदले उसके पास अभी 105 है, मतलब 15 का प्रॉफिट किस पे, 90 पे। तो 15 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, बस ये बोला तो पॉइंट में जा रहा है। अच्छा, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, हम लोगों को नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है। चलिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, 300 बाई 18। 300 बाई 18 अगर करते हैं, अच्छा 1/18, 1/18 मतलब 16 होल 2/7 परसेंटेज, 2/3 परसेंटेज, 16.66 ऐसा ही कुछ अप्रोक्स में आ रहा है।
अगर ये होता है तो इसको हम लोग को नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो नियरेस्ट इंटीजर या तो 16 हो सकता है या तो 17 हो सकता है, तो यहाँ पे 17 जो कि नियरेस्ट होगा, तो 16 पॉइंट समथिंग, तो 16 पॉइंट समथिंग मतलब क्या 17, तो 17% विल बी द आंसर। इसको एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। एक डीलर क्या करता है, किसी भी मान लेते हैं कि एक आर्टिकल है वो खरीदता है, उस आर्टिकल का दाम हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है, या फिर हम लोग मान लेते हैं उसका वजन 100 था, यूनिट 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट के बदले वो क्या करता है, जब खरीदता है सामान तो 5 ग्राम का चीटिंग कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेट का ही चीटिंग हो रहा है, तो 100 के बदले उसने कितना ले लिया, 105 ले लिया, हो गया ना 5 का चीटिंग। देखिए 100 पे 105 एक्स्ट्रा आया 5, 100 पे 5% हो गया। अब इसी सामान को जब वो फर्दर आगे सेल करता है तो देखिए उस पे भी वो 10% का चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, 100 ग्राम था सामान, लेकिन वो कस्टमर को प्रोवाइड कितना कर रहा है, 90 ग्राम कर रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं 100 का वैल्यू जो था उसके बदले उसको 105 मिला, उसने 90 प्रोवाइड किया, उसको 105 मिला, उसने 90 प्रोवाइड किया, तो 90 से लेके 105 तक का जो डिफरेंस होता है ये होता है 15। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं 15 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ, 15 यूनिट्स का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जो मेरे पॉकेट से गया, तो हम लोग 15 का परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे 90 में, तो 15 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 दैट इज 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग मतलब क्या 17% विल बी द आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के सेगमेंट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो आप अच्छे से इन दोनों को एक बार देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अ ट्रेन मूविंग, अच्छा टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये वाला क्वेश्चन है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी अलग से जो एक फ्रेम होता है जो होता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन्स, ये आपके सिलेबस में अलग से ही होगा, तो उस वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जिनका तो प्रिपरेशन सही चल रहा है, जो हर एक टॉपिक को टच कर चुका है, उनके लिए तो ये अच्छा है, एक रिवीजन के तौर पे हो रहा है। जिनके लिए ये नया है, जिनको ये टॉपिक अभी तक हुआ ही नहीं, मान लेते किसी ने ये वाला टॉपिक अभी तक किया ही नहीं है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसके बाद आप जाओ पूरे बेसिक इस टॉपिक में, कि कहीं से भी बुक से बुक निकालो, यूट्यूब लेक्चर्स देखो, अगर आप ऑफलाइन कहीं पे करते हो वहां पे करो, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तब तो ये कंप्लीट हो रहा है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन पे जाओगे, इस टॉपिक पे जाओगे, टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एंटर्स अ रेलवे स्टेशन एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। क्या हो रहा है, एक ट्रेन आ रहा है 63 के स्पीड से आ रहा है, एक रेलवे स्टेशन में वो प्लेटफॉर्म में वो एंटर करता है और उसको क्रॉस कर लेता है, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। If the length of the train is 100 मीटर, what is the length of the platform? मेरे को यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ चाहिए। इस पूरे वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, बहुत अच्छा रिलेशन है, ये तो हर किसी को चलिए बेसिक है, पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। चलिए लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड देखिए ट्रेन का दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड नहीं होगा, वो तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो तो रह रहा है कहीं पे, उसको बस एक ट्रेन क्रॉस करता है। चलिए 63 इक्वल्स टू डिस्टेंस, कभी भी जब एक ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसका कोई एक सर्टेन लेंथ हो, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। बस डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये वाला हो जाएगा, मतलब ट्रेन का भी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का भी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन का तो लेंथ आपको पता था, ट्रेन का लेंथ कितना है, 100, ट्रेन का लेंथ है 100। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के जगह पे चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ट्रेन किसी ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रहा है जिसका सर्टेन एक लेंथ है, इसलिए हम लोग ट्रेन के लेंथ और उस बॉडी के लेंथ को या फिर उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को भी हम लोग यहाँ पे प्लस करने वाले हैं, हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या है, ये वाला है मीटर में, ये वाला है सेकंड्स में, ऑप्शन भी सारे के सारे मीटर्स में है, मतलब मीटर और सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू हम लोग स्पीड दो तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे हो गया, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर पे है, इसका मतलब इसको भी आप मीटर पर सेकंड में पहले तो चेंज करोगे, तो किलोमीटर को जब मीटर पे हम लोग चेंज करते हैं तो इंटू करते हैं, किससे इंटू करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं,
सिंपल। अभी इसको पूरा को सॉल्व करेंगे, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, 18 और 20 तो कैंसल आउट हो जाएगा, इधर 9 और इधर 10, 9 और 63 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 इंटू 5 दैट इज 35 इक्वल्स टू, देख लेते हैं 7 इंटू 5, हाँ 35 इक्वल्स टू 100 प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। ये जो डिवाइडेड बाई 10 है ये तो फिर से ऊपर आ जाएगा ना इधर, इसका मतलब 35 इंटू 10। तो 35 इंटू 10 करने से कितना होता है, 350 होता है। 350 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो 250 इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना, 250 मीटर्स। ठीक है, कैसे सॉल्व किया पता है, यहाँ पे मैं सॉल्व करने के साथ साथ आपको वो लॉजिक भी दे रहा हूं कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो अगर आप नए भी हो तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा मिल रहा है कि क्या करना है, और जो पुराने बच्चे हो उनके लिए तो चलिए क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया। तो अब ये छोटे छोटे पॉइंटर्स को भी नोट करना, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है साथ ही साथ एनालिसिस भी करना जरूरी है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, क्यों नहीं बना। टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टॉपिक कंप्लीटेड है लेकिन नहीं बन रहा है, मतलब मेरे में कोई प्रॉब्लम है, तो देख लेंगे कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा थ्योरम या फिर कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ऐसे करके चलना, प्रैक्टिस का फायदा लेना जरूरी होता है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं हो फिर भी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और मॉक टेस्ट आके दे, जो कि एकदम फ्री होने वाला है। तो आपको लोड नहीं लेना है कि यहाँ पे जाएंगे मॉक टेस्ट देना है, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, एकदम फ्री होने वाला है मॉक टेस्ट। आप बिंदास आके अपने हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आप अपना स्लॉट बुक करवा ले और आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ ट्रेन passes 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 30 सेकंड and a man standing on the platform in 18 सेकंड। एक ट्रेन क्या करता है, किसी भी प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ इतना है 240 मीटर्स, उसको क्रॉस करता है कितने टाइम में, 30 सेकंड। उसी प्लेटफॉर्म में एक बंदा खड़ा है जिसको यही वाला ट्रेन सेम स्पीड में 18 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। आप बताओ कि वो जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, दो बार हम लोगों को स्पीड का और डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन निकालना पड़ सकता है। कैसे, सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला यही वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए देखते हैं। अ ट्रेन पासेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। चलिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर पहला वाला इस कंडीशन में लगाए तो क्या होगा, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस उस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम, टाइम के जगह पे क्या हो जाएगा, 30। देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय 30 हो गया। अगर आपको एक और कंडीशन लिखना है, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू, दोनों सेम होगा ना, स्पीड 1 स्पीड 2 वो सेम है, वो अलग बात है, लेकिन चलिए फिर से करते हैं। ट्रेन का लेंथ प्लस उस मैन का लेंथ। अब आप मेरे को बताओ किसी भी एक बंदे का एक ट्रेन के सामने कोई भी फिजिबल लेंथ होगा क्या, नहीं होगा ना, तो नेग्लिजिबल है वो लेंथ, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ, मतलब डिस्टेंस के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ आने वाला है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा, 18 लगा। अब दोनों जगह पे ये जो स्पीड है वो तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो अलग अलग क्यों लिखना, अगर दोनों इक्वल है, ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड, ये तो स्पीड है और ये भी स्पीड है और दोनों इक्वल है, और अगर इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको इक्वेट कर सकते थे, इक्वेट करके लिख दो, क्यों अलग अलग लिखना। बस अभी इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस को भी थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, देखिए दोनों ही 6 से कैंसल आउट होता है, इधर 5 और इधर 3। अभी करते हैं 3 इंटू टी दैट इज 3t प्लस 3 इंटू 240 दैट इज 720 इक्वल्स टू 5 इंटू टी दैट इज 5t। 3t और 5t का जो डिफरेंस है वो कितना बनता है, 2t इक्वल्स टू कितना, 720। t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360। बस सिंपल कैलकुलेशन है एकदम। तो ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना निकल के आएगा, 360 मीटर में होगा, 360 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि टाइम भी देखिए सेकंड्स में दिया हुआ है, लेंथ भी यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड का जो कन्वर्जन है वो कोई मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, तो जो भी आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, 360 मीटर।
360 मीटर विल बी द आंसर। स्पीड पहले वाले कंडीशन का, स्पीड दूसरे वाले कंडीशन का, बस मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों सेम था। यहाँ पे ट्रेन के लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म का लेंथ भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे ट्रेन के लेंथ अकेला रह रहा है। क्यों? क्योंकि मैन का लेंथ ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर सकते हैं इसलिए। चलिए आगे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है। आप इसको अगर टॉपिक का नाम ही देना है तो आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। पावर का जो टॉपिक होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, उस वाले टॉपिक से करते हैं इसको सॉल्व। 5 3a minus 1 into 125 equals to 25 2a minus 1। ये था अपना क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो बेस होता है, बेस को किसको कहते हैं? ये वाला अगर मैं नंबर देखूं ना तो ये बेस और ये पावर, तो ये सारे नंबर में कुछ बेस है कुछ पावर है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं सारे बेस को ना सेम बना लूं, मतलब बेस में सेम जैसा नंबर होना चाहिए। 5 125 और 25 ये तीनों ही 5 बेस के नंबर्स होते हैं, मतलब यहां पे तो 5 3a minus 1 रहेगा। 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 होल टू द पावर। अच्छा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। इसको मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 क्यूब कर दिया इक्वल्स टू 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट इज 5 टू द पावर 2, और होल टू द पावर देखिए 2a minus 1 ये वाला था। सिंपल। अच्छा, अब आपको एक्सपोनेंट का कुछ रूल पता होगा। क्या रूल है? 5 और 5 दोनों यहां पे सेम बेस दिख रहा है, बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो जो पावर होता है ना वो प्लस हो जाता है। चलिए, तो 5 बेस कॉमन ले लिया, पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब 3a minus 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, अब देखते हैं, a टू द पावर m होल टू द पावर n। ये भी एक एक्सपोनेंट का ही रूल यहां पे काम कर रहा है। किसी भी एक बेस के ऊपर एक पावर, फिर ओवरऑल टोटल के ऊपर एक और पावर, होल टू द पावर कुछ एक और है। तो बेस को रखोगे, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेस तो रह गया 5, यहां पे बन गया 4a minus 2, हो गया। चलिए अभी इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा अभी छोटा नहीं करते, सबसे पहले वो रूल बता देते हैं। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब दोनों जगह पे बेस सेम है। बेस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर भी आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 3a, इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं 3a माइनस कितना, सॉरी 3a प्लस कितना 2। क्यों? देखिए 3a minus 1 प्लस 3, माइनस से प्लस है प्लस, तो माइनस और प्लस में प्लस होता है और बड़े वाले का सिंबल हो गया, सॉरी माइनस और प्लस में माइनस होता है और बड़े वाले का सिंबल, इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4a माइनस इतना था, तो यहां पे क्या लिख देंगे 4a minus 2। बस अभी इसको आपको इक्वेट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। 3a minus 4 है दैट इज माइनस a, minus 2 minus 2 दैट इज minus 4, तो a इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू निकल के आ गया 2। चाहिए क्या यहाँ पे, a का ही वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना 2। ऐसे आप चल सकते हो। एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे नंबर पे आते हैं। एक दो सिंप्लीफिकेशन तो डायरेक्ट एक्सपोनेंट से ही रहता है। तो आप इस टॉपिक में टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टीज है, आप सारे प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेना। यहाँ पे जैसे 2 प्रॉपर्टी काम कर रहा था, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 प्रॉपर्टी काम कर रहा था। इसी तरीके से ऐसे और भी प्रॉपर्टीज है जिसको आप अच्छे से देखना। चलिए 2 3 8 4 6x इज डिविजिबल बाय 6। ये जो पूरा नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो चेक करते हैं, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट का जो नंबर होता है यूनिट डिजिट, वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो सबसे पहले तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट में 1 तो नहीं आ सकता, तब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 को एलिमिनेट कर सकता हूं, साथ ही साथ 3 को भी कर सकता हूं। अब बचा मेरे पास 2 और एक बचा 4, ठीक। तो चलिए बारी बारी से एक बार यहाँ पे 2 को रखते हैं, x के जगह पे 2 रख देते हैं, ठीक है। अब 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। पहले सम करेंगे, सम जो भी होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 + 3 5 + 8 13 17
13, 17, 23, 23, 25। अब आप बताओ 25 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब 2 आंसर होगा? नहीं होगा। अगर 2 आंसर नहीं होगा तो चेक करने का तो और कुछ नहीं है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। यहां पे हम लोग 4 रख देते हैं। 2 अब 4 रखेंगे तो 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, 2 से तो डिविजिबल हो रहा है। अब अगर 3 से भी हो जाए तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं 2 + 3 5, 13, 17, 23, 23 और 4 27। अब ये 27 देखिए तो 3 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 से भी है, 3 से भी है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। तो x के जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 9 का, 11 का, 7 का, ऐसे बहुत बहुत डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, वो सब आपको आना चाहिए। हम लोग आने वाले हर एक वीडियो में क्या करेंगे, मतलब जितने भी वीडियोस आएंगे एग्जाम से पहले, मैं सब में कुछ ना कुछ ऐसा अलग अलग क्वेश्चंस लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days। अगर आपने टाइम एंड वर्क मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देख लेते हैं। 10 men and मतलब प्लस 5 वुमेन, 5 नहीं 15 वुमेन, 10 मैन और 15 वुमेन मिलके किसी भी काम को कितने दिन में? 6 दिन में खत्म कर देते हैं, 6 डेज में खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना? इतना। यही हो गया टोटल वर्क। क्यों? मैन का कुछ एक एफिशिएंसी होगा, वुमेन का कुछ एक एफिशिएंसी होगा। अगर 10 मैन जुड़ जाते हैं तो एफिशिएंसी इंटू 10 हो जाएगा, अगर 15 वुमेन जुड़ जाते हैं तो एफिशिएंसी इंटू 15 हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, इट टेक्स 100 days फॉर 1 man to alone to complete the same work। इसी सेम काम को अगर 100 आदमी मिल जाता है, 100 मैन, तो क्या करते हैं? कितने दिन में खत्म कर देते हैं? मैन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क 100 days। एक मैन अकेला इस पूरे काम को 100 days में खत्म कर देता है। तो हम लोग इसी काम को मतलब इक्वल टू कर सकते हैं 100 men, 100 इंटू मैन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? 100 days इंटू 1 मैन, 100 days इंटू 1 मैन, 100 इंटू 1 m। 1 m का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ मैन, बस। अब इसको इक्वेट करना है, इक्वेट करके अपने को आंसर निकालना है। लेकिन इक्वेट करके सबसे पहले आंसर नहीं निकलेगा, इक्वेट करने के बाद सबसे पहले मैन और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा, दैट इज एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। एक बार वो निकाल लेते हैं। चलिए 60 मैन प्लस 90 वुमेन इक्वल्स टू 100 मैन। तो 60 और 100 का डिफरेंस कितना? 40 m इक्वल्स टू 90 वुमेन। 0 0 तो कट गया, तो मैन बाय वुमेन इक्वल्स टू कितना? 9/4। तो मैन वुमेन का रेशियो कितना? 9:4। कितना? 9:4। अभी आपको चाहिए हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है? 4। मतलब जितना भी टोटल वर्क होगा डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो वर्क निकालना होगा। अब वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हो, वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हो। अब ये वाला इक्वेशन ज्यादा सिंपल है, तो हम लोग वर्क यहां से निकाल लेंगे। कैसे? मैन का एफिशिएंसी कितना है? 9 है, तो 100 इंटू 9 करेंगे, 100 इंटू 9 दैट इज कितना? 900। तो 900 विल बी द टोटल वर्क। जो यहाँ पे वर्क का बात कर रहा था वो टोटल 900 था। तो अभी हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। इसी 900 वर्क को वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करते हैं तो टाइम निकल जाता है। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो 900 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? एक वुमन का एफिशिएंसी कितना? 4। तो 900 डिवाइडेड बाय 4 विल बी द आंसर, दैट इज 225। ठीक है, टाइम एंड वर्क का यही फॉर्मूला होता है। टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम डेज मतलब टाइम इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना? 900, एफिशिएंसी कितना? 4 क्यों? क्योंकि 1 वुमेन का बात कर रहा है यहाँ पे, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना? 4। तो 1 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4। यही 900 वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हो, सेम आने वाला है। कैसे? देखो, मैन का एफिशिएंसी कितना? 9, 10 इंटू 9 दैट इज 90। वुमेन का एफिशिएंसी कितना? 4, तो 15 इंटू 4 कितना? 60। ठीक है, तो 90 प्लस 60 करने से कितना होता है? 150। 150 इंटू 6 करने से कितना होता है? 900। तो यहां से भी 900 निकल जाएगा। ऐसे करके आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर से एक बार लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। हमारे वीडियो में अगर नए हो तो जरूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए। अब मैं एक बार फिर से एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। वीडियो के बीच में मैंने एक बार बोला था कि हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। वो तो दे भी रहे एग्जाम्स, रेगुलर इंटरवल पे मॉक टेस्ट होता रहता है। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, जो मैं ऑफलाइन का बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में अगर आपने हमसे नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप आके मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा वो आप हमारे नंबर पे एक बार फोन करके अपना स्लॉट बुक करवा लेना। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड होता है। OMR शीट पे हम लोग एग्जाम देते हैं। अब OMR पे जब एग्जाम देते हैं, घर में हम लोग अगर नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। वहां पे जाकर हम लोग सर्कल करने के टाइम गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक बार एग्जाम का फील लेते हुए मॉक टेस्ट दे के जाना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे आए और मॉक टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करें। चलिए, उम्मीद है आपका प्रिपरेशन यूं ही बना रहे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।